चलिए बच्चों, आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब है क्या बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ये हमारे साइंटिस्ट थे पॉलिंग, इन्होंने बेसिकली डिस्कवर की है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? यहाँ पर बेसिकली हम नंबर ऑफ़ वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा उनको हम यूज़ करते हैं, और सेंट्रल एटम के अराउंड वो जो प्रेजेंट रहते हैं, और उससे हम बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड्स ये हम बना के देखते हैं, राइट। तो हम फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब बनाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से। तो अब उसी को ही हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, सेंट्रल एटम जो होता है अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन सब का हम यूज़ करेंगे। अभी हम जानते हैं बस इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आ जाओ बेटा ज़रा जल्दी से देखते हैं। देखो वीबीटी के अकॉर्डिंग हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो हमारा 3 नंबर का रहेगा बेटा। सबसे पहले हमारे से सवाल होगा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, राइट। तो बेटा अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछी जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है बेसिकली वो इनमें से कुछ रहेगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी। sp3 रहेगी, sp3d रहेगी, dsp3 रहेगी। ये हाइब्रिडाइजेशन रहती है बेसिकली sp3, राइट, sp3d या फिर dsp3, राइट। या फिर बेटा आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है तो वो रहती है कभी कभी sp3d2 या फिर d2sp3, डिपेंडिंग ऑन कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज़ करेगा या इनर। अभी आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, अभी आ जाएगी बेटा, देखते रहना। और चौथे नंबर पर बेटा हमसे पूछा जाएगा एक हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2, राइट। तो ये बेटा 4 आपसे हाइब्रिडाइजेशन बनती है, ये चारों आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएंगी, राइट। ये आपने याद रखना है। आपकी हाइब्रिडाइजेशन या तो होगी बेटा क्या, या आपके सामने रहेगी इनमें से कुछ, या फिर ये सब, राइट। ये क्लियर हो गया होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली हैं। अभी कैसे क्या रहेगा सब कुछ अभी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें शेप आपसे पूछी जाएगी नंबर 2 पर, ठीक है। तो नंबर 2 पर आपसे पूछी जाएगी बेटा शेप कैसी कैसी होती है, राइट। तो बेटा कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम कॉम्प्लेक्सेस के साथ डील कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी शेप कुछ इस प्रकार से रहती है। आप देखो ज़रा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उनके पास, तो उनकी जो शेप रहती है बेटा वो रहती है टेट्राहेड्रल शेप रहती है। और टेट्राहेड्रल शेप में आप देखोगे कुछ इस तरह से शेप आपकी दिखती है आपको, राइट। दूसरी अगर हम बात करें बेटा आपका sp3d या फिर बेटा आपका dsp3 की बात करें, राइट। इसके केस में आप देखोगे जो आपकी शेप आपको दिखेगी वो दिखेगी बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेटा अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद बेटा ये जो आप देखोगे ये आपकी शेप रहती हैं। इसके बाद बेटा अगर आप देखो कि शेप एक और आपकी देखने को मिलेगी dsp2, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट शेप है वाली, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। ये स्क्वायर प्लेनर होती है आपकी शेप, स्क्वायर प्लेनर। और बेटा इस शेप में आप देखोगे कुछ इस तरीके का, राइट, इस तरीके का आपका शेप बन करके आएगा। और बेटा चौथे नंबर पर अगर हम शेप की बात करें तो आपका जो शेप रहता है वो रहता है बेटा sp3d2, राइट। या फिर बेटा इस शेप को हम बोल सकते हैं d2sp3। बेटा इस कंडीशन में जो आपका शेप बन करके आएगा दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा इधर जो शेप रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, आपने याद रखना है। ये कुछ शेप इस तरह से रहेगी। अब बेटा आपसे अभी तक हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा चुका है, आपसे शेप पूछा जा चुका है। अब आपसे जो तीसरी चीज़ पूछी जाएगी बेटा वो ये, राइट। तीसरी चीज़ जो रहेगी बेटा वो रहेगी आपकी कि आपसे पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, राइट। तो तीसरे नंबर पर बेटा आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन जो दिए जाते हैं बेसिकली बोर्ड के द्वारा कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, राइट। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपसे पूछे जाते हैं।
बेटा वो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर वो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर वो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो बेटा वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं कि या फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर बेटा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में बनते दौरान आउटर शेल ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं। तो बेटा जो आउटर शेल ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा वो आउटर शेल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये याद रखना। तो ये शेल्स दीज याद रखना बच्चों, क्या दीज कॉम्प्लेक्सेस यूज आउटर ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये आउटर शेल ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं। तो these complexes used outer orbital complex। और बेटा अगर हम दूसरी तरफ देखें आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज कॉम्प्लेक्स यूज्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बेटा अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। ये हमें याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, देखो अगर आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करनी है तो देखो आप कैसे देखोगे। देखो जैसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, अगर आप देखो तो हम यूज़ करते हैं sp3, राइट, या फिर हम यूज़ करते हैं बेटा sp3d, या फिर बेटा हमारा रहता है sp3d2। बट बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम यूज़ करते हैं dsp2, या फिर बेटा हम यूज़ करते हैं d2sp3, d2sp3, या फिर बेटा हम यूज़ करते हैं आपका dsp3, राइट। तो ये आपकी शेप्स रहती हैं बेसिकली dsp3, ये आपने याद रखना है, राइट। d2sp3 था ये बच्चों, राइट। अब बेटा चौथे नंबर पर आपसे जो चीज़ पूछी जाती है दैट इज़ आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स के बारे में, राइट। एक आपसे बेटा जो चौथे नंबर पर पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, राइट। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है बेटा। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब सिंपल सा है, बस आपने याद रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बच्चों आपने याद रखना है, आपने बोलना है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बेटा वो एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। और बेटा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा आपने याद रखना है, तो आपने बोलना है अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा फिर आपने तब वो जो कंडीशन रहेगी वो रहेगा डाया मैग्नेटिक का केस, डाया मैग्नेटिक का केस। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद है बेटा आपका पाँचवें नंबर पर, राइट। पाँचवें नंबर पर बेटा जो चीज़ है वो है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू कहते हैं, याद रखना बच्चों। बेटा म्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये बेसिकली याद रखना बेटा, ये म्यू का आपका फार्मूला रहता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पर बेसिकली जो n होता है बेटा वो क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने याद रखना बच्चों, ठीक है। और बेटा आपसे एक और चीज़ भी पूछी जाती है दैट इज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जाता है बेटा कलर का स्टेटस, राइट। कलर का स्टेटस, बेटा कलर का स्टेटस अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, सिंपल बात आएगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, तो बेटा जो आपका कलर का स्टेटस रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बेटा वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपने याद रखना है। तो बेटा वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, राइट, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, आपने याद रखना है।
और बेटा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो आप जान पाओगे कि वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अगर यहाँ तक सारी बातें डन है बच्चों, राइट। कलर्ड कॉम्प्लेक्स का बेटा कारण क्या होता है वो यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसके पीछे का जो पर्पस होता है वो होता है डी ट्रांजिशन। इस बात को मत भूलना बेटा, राइट। कलर होने का कारण क्या है बेटा, ये डी ट्रांजिशन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो बस बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और जान लो कि आपका जो लीगेंड है, राइट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जाननी है, नोट डाल के लिख लेते हैं बेटा। क्या कि बच्चों आपके दो तरीके के लीगेंड्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, राइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, एक होते हैं बेटा वीक लीगेंड्स। बेटा जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स हैं और एक वीक लीगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स की बात करें तो बेटा उसमें आपका साइनाइड आ जाता है, आपका ऑक्जेलेट आ जाता है, राइट, आपके ऑक्जेलेट्स आ जाते हैं, आपका इथाइलिन डायामाइन आ जाएगा और बेटा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, राइट। और अगर हम बात करें वीक लिगेंड्स की तो बेटा वीक लिगेंड्स में आपका F- फ्लोराइड, वाटर, आपका बेटा NH3 और बच्चों आप देखोगे आपका कहीं ना कहीं क्लोराइड। ये बेटा आपके वीक लिगेंड्स आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें डन है, राइट, तो बस आपने याद रखना है बेटा, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, जो भी NH3 है, NH3 एक ऐसा है यहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह बिहेव करता है। ये छोटी सी बात याद रखना, राइट। तो ये एक बात याद रखना कि NH3 जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। बेटा ये वीक की तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है जब एक्चुअली में जो कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपना एक्चुअली में हायर नंबर शो कर रहे होते हैं, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होता है, जिनका हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनके साथ तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, और बेटा बाकियों के साथ लो ऑक्सीडेशन नंबर जिनका है उनके साथ ये, याद रखना बेटा, जिनका लो ऑक्सीडेशन नंबर है उनके साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, राइट। ये आपने याद रखना है और कुछ नहीं है बेटा, बस आपने इतना याद रखना है कि NH3 जो आपका CO+3 है इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और बेटा यही NH3 जो आपका एक्चुअली में Ni+2 है इसके साथ ये कहीं ना कहीं वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बेटा ये सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब बस शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, देखिए बेटा सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ आएगा, राइट। तो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है NiCN4 2-। बेटा इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले याद रखना अपना सबसे पहला स्टेप, आपने हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। बच्चों देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ आपको, देखो अपने को क्या क्या निकालना है, एक बार लास्ट टाइम फिर से देख लो। हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालनी है, शेप निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन शेप के बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर। बेटा हमारे को मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बाद मैग्नेटिक मोमेंट और कलर स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होंगी। तो बेटा देखो सबसे पहले आपका काम है ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइंडिंग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइंडिंग ये आपका बेटा याद रखना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क है ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइंडिंग करना। तो बेटा आप सबसे पहले निकल को आप एक्चुअली में X मान लो। आप देखो बेटा साइनाइड के ऊपर कहीं ना कहीं -1 का चार्ज होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ -1 का चार्ज इक्वल टू -2, जो भी ऊपर चार्ज होता है ये इक्वल में लिख दो। X का वैल्यू यहाँ से बेटा निकल करके कहीं ना कहीं आ रहा है आपका +2, आप देख पा रहे हो बेटा। जो आपका निकल करके आया हो X, आपने क्या करना है, आपने बस ये आपने करना है निकल एटॉमिक नंबर लिखना है, राइट। निकल का आपने एटॉमिक नंबर लिखना है और सिमिलर वे में आपने बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बेटा यहाँ तक 20 हो गए इलेक्ट्रॉन, और अब आपको 8 और भरने हैं तो 3d8। तो अब आप देखोगे कि बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ चुकी है आपके सामने, राइट। अब बेटा आपको 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको इजेक्ट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने होते हैं।
तो बेटा आपको इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकालने होंगे तो आप हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ये सबसे आउटर मोस्ट बेटा इस समय ये है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 3d8। बेटा 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है, ये आप देखोगे तो 4s 4p खाली हैं बच्चों। अब आप इस सिचुएशन को बेसिकली आप बना लोगे कुछ इस तरह से, और राइट ध्यान से देखना बच्चों ज़रा। राइट इस सिचुएशन को आप देखोगे बेटा, अब ये आपके पास बन करके आ जाएगी सिचुएशन कुछ इस तरह से और ऐसे। राइट सिमिलर वे में बेटा आप देखोगे आपके पास s ऑर्बिटल आ जाएगा बन करके कुछ इस तरह से, और बेटा सिमिलर वे में ही आप देखोगे आपके पास p ऑर्बिटल भी बनकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर हम देखें बेटा हमारे पास 3d8 आ चुका है। राइट 3d8 है हमारे पास, 4s खाली पड़ा हुआ है और हमारे पास 4p है। तो बेटा d8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा हमने 3d8 भर दिया बच्चों। s हमारा खाली है, p हमारा खाली है। बेटा इसके बाद आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे, आप लिखोगे कि यहाँ पर इस समय हमारा साइनाइड लीगेंड था। तो बेटा आप लिखोगे कि साइनाइड लीगेंड जो है, सबसे पहले आप यही लिखोगे अब कि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है बेटा, और क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो बेटा याद रखना वो पेयरिंग कर लेगा। तो इट कॉजेज़ पेयरिंग, इट कॉजेज़ पेयरिंग। बेटा वो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने से क्या होगा बेटा? पेयरिंग करने से ये होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएंगे और ये बेसिकली पेयर्ड हो जाएंगे। राइट तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देंगे पेयरिंग कैसे हुई है, और इनको हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। मतलब देखो बेटा ये आ गया आपके सामने। हाँ तो बेटा इस पेयरिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब बेटा बात आती है, आपके जो लीगेंड थे वो थे एक्चुअली में साइनाइड, और बेटा साइनाइड अप्रोच करेंगे तो साइनाइड कितने आने हैं ये भी देख लो। देखो 4 साइनाइड आने हैं। सबसे पहले बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे डी में, फिर आएंगे बेटा एस में, फिर लेकर आएंगे पी में, और फिर आएंगे बेटा पी में। क्योंकि 4 साइनाइड और चारों के चारों अपने जो 4 साइनाइड है वो चारों के चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आए होंगे। तो बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए आए होंगे। ये Cn- का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये एक Cn- का दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये एक और Cn- का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और सिमिलर वे में ये एक और Cn- का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अल्टीमेटली बेटा सबसे अब हमारा बात आता है, हमारा ये स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अब रेडी हो चुका है। अब हमारे को बेटा बेसिकली 8 बातें जो बतानी थी, 8 नहीं 6 बातें जो हमें बतानी थी वही बतानी है। बेटा देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें बतानी थी वो थी हाइब्रिडाइजेशन। राइट दूसरे नंबर पर बेटा जो चीज़ है वो है आपका शेप। तीसरे नंबर पर बच्चा जो हमें बताना था वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से यूज़ करें, आउटर या इनर। इसके बाद बेटा चौथे नंबर पर जो हमें चीज़ बतानी थी दैट इज़ कि आपका स्पिन कैसा रहा, लो स्पिन रहा या हाई स्पिन रहा। बेटा याद रखना जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका लो स्पिन होता है, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका हाई स्पिन होता है। मैं इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ बेटा, जो इनर और लो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हाई स्पिन होता है, इनका हाई स्पिन होता है, और जिनका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका लो स्पिन रहता है। ये आपने याद रखना है। राइट तो ये आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा स्पिन क्या रहा। राइट स्पिन कॉम्प्लेक्स आपने लिखना होगा यहाँ पे, स्पिन क्या रहा। इसके बाद बेटा जो आपको लिखना होगा वो कलर स्टेटस लिखना होगा। कलर स्टेटस के बाद बेटा जो बात आती है वो आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहा। राइट और बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर के बाद, हाँ बेटा देखो 8 ही बातें कर दी हमने ऑलमोस्ट, 8 नहीं तो 6 तो करी थी, 7वीं अभी एक और रह रही है। मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखेंगे अभी हम। मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख लिया और एक मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर शिफ्ट कर देते हैं नीचे और मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख लेते हैं बच्चों। राइट तो कुल मिला के EFG ये बेटा आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। राइट अब अगर ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं तो बच्चों देखो सबसे, और उसके बाद बेटा हम एक और चीज़ भी लेंगे।
एक स्ट्रक्चर कि बेटा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, राइट। तो बेटा सारी की सारी बातों का आओ सम अप करते हैं बच्चों और समझते हैं। बेटा ध्यान से देखना और सुनना। हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले बात अगर हम करें, बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हम देख रहे हैं डी का एक, एस का एक और पी के 2 ऑर्बिटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। बेटा अगर हम बात करें शेप का, तो शेप क्या आएगी बेटा, शेप इसकी निकल करके आएगी, DsP2 के केस में शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर, राइट। बेटा आपको याद होगा, देखो DsP2 के केस में शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। और बेटा ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल जो हम यूज़ कर रहे हैं इस समय, देखो हमने अंदर वाले डी को इस्तेमाल करा है, तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बच्चों आप जानते हो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि स्पिन क्या रहता है ऐसे लोगों का, इसका रहता है लो स्पिन, क्योंकि बेटा जब भी हम अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं तो लो स्पिन रहता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बेटा इसके बाद बात आती है कलर स्टेटस की। तो कलर स्टेटस में क्या आएगा बेटा, कलर स्टेटस में आएगा कि इसके अंदर देखो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है हमें, तो बेटा इसीलिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है होने के वजह से एज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये कलरलेस हो जाएंगे बच्चों। और कलरलेस के ब्रैकेट में हम लिखेंगे एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर बेटा बात आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर की या मैग्नेटिक मोमेंट की। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0, रीज़न बीइंग क्योंकि बेटा नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हैं, राइट। नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो भी आपका डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, रीज़न बीइंग कि आपके पास बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा बात आती है स्ट्रक्चर की। तो बेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा Ni, और बेटा Ni और ये हो जाएगा Cn, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं एक Cn, और सिमिलर वे में बेटा आप देखोगे यहाँ पर एक Cn, और बेटा सिमिलर वे में आप देखोगे यहाँ पर एक Cn, राइट, ये इस तरह से। और बेटा आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और -2, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा इसी के ऊपर बेस्ड एक और हम सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता इसी की तरह, राइट। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह बेस्ड, ध्यान से देखना बच्चों। राइट, तो ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन सेम रहेगा, बट हम एक्चुअली में थोड़ा सा तो चेंज करेंगे, ऑब्वियसली सेम तो नहीं रखेंगे एग्जैक्टली। बेटा इस बार हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का लिया था, इस बार हम वीक लिगेंड लेने जा रहे हैं। तो बेटा हम ले रहे हैं इस बार NiCl4 2-, राइट। इसमें भी बेटा हमारे को यही सब करना होगा, सब कुछ सिमिलर रहेगा, बस हमारा इस समय जो लिगेंड है वो Cl हो चुका है, बदल चुका है लिगेंड। आप देख सकते हो क्वेश्चन यही है आपके सामने, NiCl4 2-। बेटा सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालेंगे। तो बेटा क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, और -1 चार्ज होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारी यही निकल कर आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सेम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी यही आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन भी यही वाले रिमूव हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा यही सिनेरियो बन जाएगा। बट बेटा अब हम देखेंगे कि क्लोरीन जो होता है वो कहीं ना कहीं, क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो बेटा हम इसे यहाँ पर वीक लिगेंड लिखेंगे। और बेटा वीक लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग नहीं कराता, तो बेटा हम लिखेंगे इट डज़ नॉट कॉज पेयरिंग, हम लिखेंगे यहाँ पर इट डज़ नॉट कॉज पेयरिंग, राइट। बेटा अगर क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कराता, इट डज़ नॉट कॉज पेयरिंग, तो अल्टीमेटली जो हम पाएंगे वो ये, राइट, हम पाएंगे कि बेटा इसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ बने रहेंगे, इस बार इनमें पेयरिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ पर नहीं आएंगे। तो बेटा हमारे पास अब यहाँ पर ये वैकेंट रहेगा, ये हमारे पास वैकेंट होगा, ये हमारे पास वैकेंट होगा। अब हमारा ये हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है, राइट। देखो बेटा अब आप देखोगे ये सिचुएशन एज इट इज़ है। अब बेटा आपके क्लोरीन देखा जाए कितने आए हैं, तो आप देख सकते हैं 4 क्लोरीन आए हैं,
तो बेटा 4 क्लोरीन को आपने क्या करना है, आपने 4 क्लोरीन को इसी तरह से 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन को स्पेस प्रोवाइड करना है। बेटा ये क्लोरीन नहीं है, एक्चुअली में ये लीगेंड थे, क्लोराइड थे, Cl- थे। आपने सिमिलर वे में बेटा इसी तरह से क्लोराइड माइनस को आपने अकोमोडेशन देनी है। वो बेसिकली आएंगे अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के और उनको ठहराना है। बेटा ये हमने इस तरह से बना दिया। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, आपने इस बार जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आई वो क्या निकल कर आई। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी निकल कर आई वो है बेटा कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आई है, क्योंकि हमने s को 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है। तो बेटा sp3। शेप की अगर हम बात करें तो बेटा शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, राइट, टेट्राहेड्रल। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा अगर हम बात करें, देखो याद रखना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका हमेशा हाई स्पिन कहलाता है। तो बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। बेटा देखो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से याद रखना, इन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं कलर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं कलरलेस से अब क्या हो चुके हैं बच्चों, याद रखना ये कलर्ड होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली एज अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, आप लिखेंगे बच्चों एज अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, राइट, एज अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, राइट। ये आप लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, आप देखेंगे इसके बाद बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आएगा। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल करके आएगा, तो वो आप देखोगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस समय 2 हैं, राइट। तो 2 अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा आप जानते हो फार्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। तो बेटा आप देखोगे आपका निकल कर आएगा कहीं ना कहीं 2 इंटू 2+2 और बेटा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कहीं ना कहीं √8 बोर मैग्नेटॉन, √8 बोर मैग्नेटॉन, जिसका मतलब है बेटा 2√2 बोर मैग्नेटॉन। ये आपकी बेटा वैल्यू निकल करके आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की। अब अगर हम बात करें बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है बेटा वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा है साफ साफ, ये पैरामैग्नेटिक है, राइट। क्यों है बेटा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपको दिख रहा है क्योंकि इनका म्यू समथिंग निकल कर आया है। और बेटा बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा कहीं ना कहीं देखो आपका हमने टेट्राहेड्रल लिखा है, तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। कुछ इस तरह से बना लेते हैं बेटा, इनका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरह से, 1 क्लोरीन ऊपर इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 क्लोरीन यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 क्लोरीन यहाँ से आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा बेटा, और बेटा 1 क्लोरीन आपका यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, राइट। तो बेटा ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इसका, और बस यही है बेटा, राइट। सिमिलर वे में बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी मतलब आपके एनसीईआरटी में सिमिलर तरीके से आपको एक्चुअली में सिमिलर वे में इसी तरह से आपने एक्चुअली में CrNH3 6 टाइम्स और बेसिकली 3+ इसका, राइट, ये थर्ड हो गया हमारा। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो बेटा आपका NiH2O6, आपने इन सारे स्ट्रक्चर्स के भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये सारे क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में बेटा किसी एक प्रॉपर्टी पर मेंशन है, मैंने 6-7 प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी एक साथ एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दी। आपने बेटा क्या करना है, आपने इन सभी पर वो 7-7 प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेनी है इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर, और बेटा आप पाओगे कि इसके बाद आपको फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, राइट। आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल भी रही होगी, राइट। और अगर कोई समस्या आती है तो बेटा आप मेरे से क्लास में आकर पूछ लेना, राइट। बढ़ते हैं बच्चों आगे, फिर ये हमारा हो चुका है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं आपने करने अपने आप से, और 1-2 और लिख देता हूँ, ले एक हो जाएगा बेटा FeCN हो गया, एक आपका हो जाएगा निकल कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। सिमिलर में बेटा आप देखोगे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंज नहीं है, टोटली सेम है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ बेटा, इसके ऊपर बेस्ड जो सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी के, ये बेटा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं 5.19,
5.20 ये एनसीईआरटी के बेस्ड हैं, 5.21, 5.5, 5.6। बेटा ये अब ये सारे बैक एक्सरसाइज के थे, राइट, ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और बेटा 5.5, 5.6, 5. अगर हम बात करें 7, 5.8 और बेटा अगर हम बात करें 5.9, राइट, ये बेटा सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये ट्राई करने हैं बच्चों, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये सभी आप जब ट्राई करोगे तो आपको एक्चुअली में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों ये पढ़ाई ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको हेल्प मिली होगी इससे। बाय बाय प्यारे बच्चों।